हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यूपीपीसीएस आरओ 2022-2023 के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। पहला टेस्ट है। इस टेस्ट में हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस कर लिए थे, इसके आगे करेंगे आज। रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी हैं वो कर लेंगे। आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करते रहिए, मैं वहाँ पे अपडेट करता जा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो पार्ट रहेगा इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे लेटेस्ट वाले, थोड़े बहुत मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस रहते हैं और जीएस के भी रहते हैं। आइए इनको कर लेते हैं। 61 देखिए, एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित था? स्वराज विद इन 1 ईयर। देखिए 1919 से लेके 1922 तक दो बहुत बड़े मास मूवमेंट हुए, जिसमें से एक था खिलाफत आंदोलन और दूसरा था असहयोग आंदोलन। स्वराज विद इन 1 ईयर ये गांधी जी ने बोला था असहयोग आंदोलन के दौरान। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये जो मास मूवमेंट हुए इनके पीछे रीजन्स क्या थे, कारण क्या थे। ये जो भी जन आंदोलन हो रहे थे ये अंग्रेजों की जो एक्टिविटी थी उनके खिलाफ हो रहे थे। ये सामान्य सी बात हम लोग समझते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी कौन कौन सी थी अंग्रेजों की ये जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज़ है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में किसी को भी शक के आधार पर उठा लिया जाता था पुलिस के द्वारा, तो यह एक गंदा कानून था। दूसरी एक्टिविटी थी जिसके प्रति ये भारतीय नाराज थे, वो था जलियांवाला मैसेकर। और इसी टाइम में आप लोगों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी पढ़े थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें एक रिफॉर्म की हम लोग बात करते हैं स्वशासन की। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा था कि स्वशासन की जो बात की थी, स्वशासन की स्थापना की थी, ये बात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था, ये असफल हो गया था। तो इसके चलते भी भारतीय नाराज थे। और चौथा कारण है जिसके कारण खिलाफत आंदोलन हुआ, तुर्की के खलीफा। तुर्की के जो खलीफा थे, विश्व भर के मुसलमान इन तुर्की के खलीफा को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। लेकिन आप लोगों को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, तुर्की का विभाजन हो गया। इसके चलते जो वहाँ के खलीफा थे उनको सत्ता से हटा दिया। तो इस वजह से जो भारत के मुसलमान थे वो नाराज़ थे। तो यहाँ पे खिलाफत आंदोलन का तो एक ही कारण था, तुर्की के खलीफा का सत्ता से हट जाना। तभी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था अली भाइयों के द्वारा, शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, कर लेंगे ना। चलिए 62 देखिए, यहाँ पे पीआर में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना 1885 सही मैच है। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। 1905 बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन, ये भी सही है, डिवीजन ऑफ बंगाल। 1909 मार्ले मिंटो सुधार। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसी एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है। ये मार्ले कौन थे? ये स्टेट सेक्रेटरी थे और मिंटो ये वाइसरॉय थे। और इस सुधार में सबसे खतरनाक चीज़ क्या थी, जो वास्तव में रिफॉर्म नहीं था? सेपरेट इलेक्टोरल, यानी मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल। इसका मतलब ये होता था कि कोई भी अगर मुस्लिम कैंडिडेट किसी सीट पे खड़ा होता है, चुनाव लड़ता है, तो उसको जो वोट देने वाले रहेंगे, वोटर जो होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही होंगे। ये मतलब होता है पृथक निर्वाचक मंडल का। ठीक है, फिर इसी चीज़ को बाद में एक्सपेंड भी किया गया था 1919 के एक्ट में, जिसे हम लोग चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 1909 का है, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन, ये तो अभी देखा ना आपने, ये तो 1920 में स्टार्ट हुआ था, ना कि 1930 में। 1930 में तो सीडीए में स्टार्ट हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये गलत है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार था? अभी आपने देखा 1919 से लेके 1922 तक क्या हुआ, दो बहुत बड़े मास मूवमेंट हुए, जिसमें से एक असहयोग आंदोलन हुआ, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया। असफल होने का कारण था 1922 में जो एक घटना घटी थी, चौरी चौरा की घटना। पुलिस स्टेशन में आग ही लगा दी थी, 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। तो इस चीज़ को लेके गांधी जी बहुत परेशान हो गए थे, तो फिर विड्रॉ कर लिया था, असहयोग आंदोलन को विड्रॉ कर लिया था। विड्रॉ करने से CR दास नाराज़ हो गए, मोतीलाल नेहरू साहब नाराज़ हो गए, सुभाष चंद्र बोस नाराज़ हो गए, JN नेहरू साहब नाराज़ हो गए। तो ये जो नाराज़गी है ना, इसी नाराज़गी के कारण स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में। गठन हुआ 1923 में। किस किस ने बनाया? CR दास ने
और मोतीलाल नेहरू ने, जिसमें से सी आर दास इस पार्टी के, इस गठबंधन के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू ये सचिव थे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड हो जाएगा, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट कीजिए। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। और 1928 में कौन था यहाँ पे? वाइसरॉय कौन था? इरविन थे। गांधी इरविन समझौता पढ़ते हो ना 1931 का, और 1 साल बाद 1932 में पूना पैक्ट होता है। तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू का इतना घटिया सुझाव तो होगा नहीं, लॉर्ड हार्डिंग इस समय के हैं नहीं, तो यहाँ पे आप बेस्ट आंसर भी चूज़ करेंगे तो आप लगा ले जाएंगे लॉर्ड इरविन। इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझिए। 1919 का एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक रिफॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था लोकल बॉडीज़ का, लोकल बॉडीज़ की स्थापना की जानी थी। दूसरा रिफॉर्म था इनके अनुसार द्वैध शासन। याद रखना 1919 से सबसे पहले द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। द्वैध शासन का मतलब है यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट रिजर्व कर लिए गए थे और कुछ सब्जेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। ये जो रिजर्व मैटर थे ये मैटर वाइसरॉय के पास थे, और जो ट्रांसफ़र मैटर थे, ट्रांसफ़र मैटर ये मंत्रियों के हाथ में थे। इन सभी रिफॉर्म की प्रगति को रिव्यू करने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाना था 10 साल बाद, 10 साल बाद यानी 1929 में, और यही कमीशन था साइमन कमीशन। लेकिन ये 1 साल पहले ही आ गया 1928 में, और जब 1928 में आया तो यहाँ पे सारे गोरे लोग थे, इस कमीशन में सारे गोरे लोग थे, भारतीय कोई था नहीं, इसलिए इस कमीशन को वाइट कमीशन भी बोला जाता है, वाइट कमीशन। तो ये तो एक तरह से बेइज्जती है ना इंडियंस की, तो इसी को लेके साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। कर लेंगे। चलिए 65 देखिए। निम्नलिखित में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था? जवाहरलाल नेहरू साहब और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये बनाया गया था, ये लीग बनाई गई थी। 1 और 4 सही हो जाएगा, 1 और 4 सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? दांडी यात्रा शुरू की गई थी 12 मार्च 1930 को। पहला वाक्य लिखा है, यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। ये बिल्कुल करेक्ट है। बहुत लंबी यात्रा थी, 24 दिनों की यात्रा थी। ये दिन भी याद रखना, 24 दिनों की यात्रा थी। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ। ये बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा लिखा है, इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को हुई। ये आपने अभी देखा ना, 18 मार्च नहीं था, 12 मार्च था, तो ये गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है। यात्रा कितने दिनों की थी? 24 दिनों की पैदल यात्रा थी, चौथा सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 67 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। यहाँ पे क्रोनोलॉजी बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन 1931, अध्यक्षता किसने की थी? पटेल साहब ने, वल्लभ भाई पटेल साहब ने। सुखदेव को फांसी, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, 23 मार्च 1931। 26 से 29 मार्च 1931 ये कराची अधिवेशन हुआ 3 दिन। और इन्हीं दोनों घटनाओं से पहले गांधी इरविन समझौता भी हो चुका था 5 मार्च 1931 को। और लास्ट है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे चौथा है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये आपने देखा होगा, ये दिसंबर के मंथ में ही हुई हैं। ठीक है, दिसंबर 1931। तो अब टाइम मिला लेंगे ना इसका। तो यहाँ पे सबसे पहली एक्टिविटी कौन हो गई? गांधी इरविन। इसके बाद एक्टिविटी हुई फांसी, फिर ये अधिवेशन कांग्रेस का, और सबसे लास्ट में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। 68 देखिए, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? 1932। कम्युनल अवार्ड पढ़े होगे इसके बारे में, कम्युनल अवार्ड। इसी के विरोध में गांधी जी ने ये पहला आमरण अनशन किया था, और गांधी जी इस समय जेल में थे, यरबदा जेल में थे। ये आमरण अनशन जेल से ही शुरू किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए
69 में भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र कब दिया था? इन्होंने इस्तीफा दिया था 1934 में, लेकिन पूरी तरीके से कांग्रेस से अलग नहीं हो गए थे, ऑफिशियली त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, चलिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापना की गई थी NM जोशी के द्वारा बम्बई में 1920 में। इस ट्रेड के जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय साहब, और महामंत्री भी कभी कभी पूछा जाता है तो ये भी ध्यान रखें, महामंत्री थे चमन लाल बजाज। ठीक है, तो 1920 लगा दीजिए, अक्टूबर 1920। इधर देखिए, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? 13 अप्रैल 1919, काला दिन, ब्लैक डे। कार्यकारिणी परिषद की जो सदस्यता से इस्तीफा दिया था सर शंकर नायन ने, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी, सर नाइट की उपाधि लौटा दी थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए 72 देखिए, खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? अली बंधु पढ़ते रहते हैं हम लोग। अली बंधु कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन का जो श्रेय जाता है शुरू करने का वो अली बंधुओं को ही जाता है, लेकिन इसमें इन्वॉल्व बहुत लोग थे। 2 लोग तो यही हो गए, शौकत अली और मोहम्मद अली। तीसरे इंसान थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। चलिए 73, वह व्यक्ति जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। 1919 से पहले 1916 में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस आपस में मिल गए थे, समझौता हो गया था, है ना। ये भाषण दिया गया था स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा दिल्ली के जामा मस्जिद से। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इसको तो हम लोग कर चुके हैं, कर लेंगे, आप जल्दी से कर लेंगे। इसकी जो अवधि थी 1920 से 1922 तक, बिल्कुल करेक्ट है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति, स्वराज विद इन 1 ईयर, ये भी सही है। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट है, सी आर दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। राय बहादुर की उपाधि सी आर दास साहब ने नहीं वापस की थी, ये की थी जमुना लाल बजाज ने, जमुना लाल बजाज ने। तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। चलिए 75, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929। इसकी चेयरमैनशिप किसने की थी? JL नेहरू के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। और यहीं पे पूर्ण स्वराज की बात हुई थी, ये भी ध्यान रखना है, पूर्ण स्वराज। चलिए 76 है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई? स्थापना की गई थी 1932 में, सितंबर 1932 में। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग इसका पुराना नाम था, इसी का नाम चेंज करके फिर हरिजन सेवक संघ रखा गया था। इसको जो पहले अध्यक्ष थे, इस लीग के जो अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिरला। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे मैच कराइए। यंग इंडिया महात्मा गांधी हो जाएगा, लीडर मदन मोहन मालवीय, कॉमनवेल्थ आसान है एनी बेसेंट, और बॉम्बे क्रॉनिकल्स फिरोज शाह मेहता। ठीक है, इनको तो बार बार पढ़ते रहते होंगे। नेक्स्ट कीजिए, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह, आज़ाद साहब याद आ रहा है? HRA की टीम ने ही ये डकैती डाली थी ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में। और HRA के मेंबर कौन कौन थे ये हम लोग सभी जानते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, भगत सिंह, आज़ाद साहब। लीड कौन कर रहा था? आज़ाद साहब, जिसमें से यहाँ पे आज़ाद साहब बच गए थे, लेकिन बाकी लोगों को फांसी हो गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन लाल को, अशफाक उल्ला खां को और
राजेंद्र लाहिड़ी को। तो यहाँ पे ए सही है और सी सही है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, पहले इसका नाम क्या था? सिर्फ एचआरए था, बाद में सोशलिस्ट जोड़ दिया गया था। किसके द्वारा, किसकी रिकमेंडेशन पे? भगत सिंह साहब की। एचआरए की स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन एचएसआरए की स्थापना 1928 में की गई थी। ठीक है, दिल्ली में। पहली क्रांतिकारी घटना सैंडर्स की हत्या, ये पुलिस अधीक्षक था। लाला लाजपत राय के बदले की पहली घटना चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और भगत सिंह। ठीक है, चलिए 80 देखिए। स्वराज पार्टी आपने देखा भी, CR दास देखा, और कौन देखा? मोतीलाल नेहरू, 1923। तो यहाँ पे C से मिला दीजिए, 3 से मिला दीजिए। गदर पार्टी लाला हरदयाल, अभिनव भारत, आसान आसान से क्वेश्चन है। BD सावरकर और पंजाब नौजवान सभा, ये भगत सिंह द्वारा बनाया गया संगठन था। ठीक है, चलिए जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में हजारीबाग सेंट्रल जेल, यहाँ से ये फरार हो गए थे और फिर भूमिगत होकर ये गतिविधियों को देख रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे, संगठित कर रहे थे। ठीक है, 82 देखिए। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ से की गई थी? रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस साहब, इन्होंने कमान सौंप दी थी आज़ाद हिंद फौज की। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। इन्होंने घोषणा की थी 1943 में सिंगापुर से। ठीक है, स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार, जिसे हम लोग आज़ाद हिंद सरकार के नाम से भी जानते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 83 देखिए। 83 में पूछा है किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, समर्थन नहीं किया। हिंदू महासभा, समर्थन नहीं किया। मुस्लिम लीग, समर्थन नहीं किया। सभी सही है यहाँ पे, डी ऑप्शन। ठीक, चलिए 84 में ऑस्ट्रेलियन, यहाँ से करंट के क्वेश्चंस आ गए। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता? विमेन सिंगल्स में किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन? सबसे पहले ओपन कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन और सबसे लास्ट में USA ओपन। ये ऐसे सीक्वेंस रहता है। ये खिताब जीता है एशले बार्टी ने और ये खुद ऑस्ट्रेलिया की हैं। ये ऑप्शन सही है। चलिए 85 देखिए। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसिया, चाइना और ईरान, रसिया, चाइना और ईरान, बी ऑप्शन। 86 में क्या है? 86 में पूछा गया है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये कमीशन के बारे में बताइए। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है? किस तरह की बॉडी है बताइए। तीसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1982 में किया है। 1982 तो आप फैक्ट नहीं पढ़े होंगे, मुझे जहाँ तक याद है आप लोगों को भी 1992 याद आ रहा होगा, है ना, 1992। और अगर 1992 में स्थापना हुई तो फिर ये 40वां नहीं होगा तो 30वां होगा। तो ऑप्शंस तो सही बनाए हैं इन्होंने, 1982 के हिसाब से 40वां बनाया और 1992 के हिसाब से ये 30वां हो जाएगा। तो पहला गलत है, 40वां नहीं था, 30वां था, और तीसरा गलत है, एक ही सही है, सेकंड ऑप्शन, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य के होयसाल मंदिर को वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट होने के लिए नॉमिनेट किया गया। और ये होयसाल के मंदिर कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। चलिए 88 देखिए। किस राज्य की सरकार ने कन्याओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
पंख अभियान की शुरुआत की? तो इसका ऑब्जेक्टिव तो हमें क्वेश्चन से पता चल गया, कन्याओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है पंख अभियान के माध्यम से। अभी देखना है किस राज्य ने शुरू किया। पंख अभियान को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। चलिए 89, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? करंट अफेयर्स ध्यान से देखते रहना, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क है, मध्य प्रदेश के द्वारा ही घोषणा की गई है। चलिए 90 देखिए, हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मोंटेग्नियर का निधन हो गया। इन्होंने किस वायरस की पहचान की थी? 2008 नोबेल अवार्डी, नोबेल प्राइज भी ये पा चुके हैं इसी के लिए, ठीक है। HIV वायरस के ये खोजकर्ता थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 91 है, 2022 में फरवरी 2022 में शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस थीम देश कौन सा था? बांग्लादेश। बगल के बगल बुला लिया। 92 में भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? सुपर इम्पोर्टेंट। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा सूरत, गुजरात में। बुलेट ट्रेन का जो पहला प्रोजेक्ट है वो कहाँ से कहाँ तक का है? मुंबई से अहमदाबाद। चलिए 93, किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस, ये तो क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई बार, होप एक्सप्रेस, इसका ऑब्जेक्टिव भी याद रखें, क्वेश्चन में बता दिया कैंसर की रोकथाम के लिए। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया, और दूसरा किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया? महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए बताइए कैंसर डे कब होता है? वर्ल्ड कैंसर डे पता होगा आप लोगों को, 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी। 94 में पूछा है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण यानी अपेडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ये ऑप्शन। 95 देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख लिया? इनको तो पढ़े हैं आप लोग ना, तुर्की का नया नाम है तुर्कीये। चलिए 96, हाल ही में क्वाड समूह में कौन कौन से देश हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अच्छा वो चौथा देश बताना ही है। इंडिया हो गया, USA हो गया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, चतुर्भुज बन गया। ये 4 देशों का समूह है, चौथा देश हो गया जापान। चलिए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? अभी हम लोगों ने विश्व कैंसर दिवस पढ़ा था 4 फरवरी को, अभी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है, तो इस डेट को भी याद रखना है। 15 फरवरी, 15 फरवरी को होता है, सेलिब्रेट किया जाता है। 16 फरवरी गलत हो गया, ठीक। इस वर्ष की जो थीम है वो बेहतर जीवन रक्षा है, ये सही है। और तीसरा है, यह पहली बार वर्ष 2012 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको याद रखें 15 फरवरी को, और इसकी थीम याद रखें। यहाँ पे केवल 2 सही है, केवल 2, लेकिन केवल 2 यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, केवल 2 सही है, ठीक। इसको वैसे पहली बार 2002 में मनाया गया था, तो यहाँ पे पहला और तीसरा गलत हो जाता है, दूसरा सही है। 98 में वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन के संदर्भ में बताइए। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट होती है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? टेरी करता है, टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ऊर्जा और संसाधन संस्थान। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। पूछा जाता है इस बार की जो थीम है इसकी वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन की, वो है टुवार्ड्स रेजिलिएंट प्लानिट। अब इसको देख के आपको याद आ रहा होगा कि हाँ ये पढ़ा है पहले, ठीक है। और ये जो समिट थी ये 21वीं समिट थी, तो ये भी सही है, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। चलिए टेरी का हेडक्वार्टर याद रखना। 99 देखिए, कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? इन सबको हम लोग किए हैं, आसान लग रहा होगा, इजराइल। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, है ना, शायद पैट में पूछा था। 100वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS
विशाखापट्टनम से। 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अब ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र वाला वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। डी ऑप्शन सही है। ब्रह्मोस मिसाइल ये सुपरसोनिक मिसाइल है या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, हाइपरसोनिक नहीं है। हाइपरसोनिक के लिए काम चल रहा है, हाइपरसोनिक के डेवलपमेंट पे काम चल रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का एक सेंटर भी ओपन हुआ है लखनऊ में, जो मैन्युफैक्चर करेगा इस मिसाइल को, बनाएगा, तो वो लखनऊ भी याद रखें। तिरंगा मूवी याद आ रही है? प्रलय 1, प्रलय 2। चलिए 101 कीजिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ये भी हम लोगों ने सीखा है पहले। यह नवंबर 2000 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। उच्चतर शिक्षा अभियान यूएसए, इसको 2000 में शुरू नहीं किया गया है, इसको 2013 में शुरू किया गया था, ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। 102, कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? सुपर इम्पोर्टेंट, नेपाल। यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है, फुल फॉर्म बताएंगे? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मैं लिख दे रहा हूँ, यूनिफाइड, एक बार पूछा भी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। चलिए 103, विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? करेक्ट आंसर है गुजरात, बी ऑप्शन, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। ध्यान रखना। हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर एक फूल का नाम है जो बहुत सुगंधित होता है, बहुत खुशबू रहती है इसमें, सुगंधित फूल। लेवेंडर की खेती या बैगनी क्रांति, याद आ रहा है करंट अफेयर्स? मैंने पीडीएफ में आपको इसको बहुत अच्छे से करके दिया है। जम्मू कश्मीर में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, बहुत महंगा है इसका ऑयल, 10,000 रुपये पर लीटर इसका ऑयल बिकता है। ये ऑप्शन सही है। अगर पूछा जाए कि बैगनी क्रांति किससे संबंधित है तो लगा देना लेवेंडर की खेती या बैगनी की क्रांति, ये एक हिस्सा है किस मिशन का? वो मिशन याद रखें आप लोग। इस मिशन का भी जिक्र किया है हम लोगों ने पीडीएफ में, जो आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है करंट अफेयर्स की। अरोमा मिशन कर ले जाएंगे। और यहाँ पे सुगंधित में बर्तनी गलत हो गई है, हिंदी में साफ है, बिंदी नहीं हो गई, ठीक। चलिए 105 देखिए। चर्चा में रहे एंटोनिया, एलेनिया और जेनेब क्या है? ये अभी हाल ही में आए हुए तूफान है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 106 देखिए। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी एफएसडीसी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इंपॉर्टेंट संस्था है, इसके बारे में जानना जरूरी है। इसके बारे में आपको जानना है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि किसी भी आर्टिकल में इसका जिक्र नहीं है, नहीं पढ़ते हो ना इसको। और ये ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, सामूहिक संस्था है। एफएसडीसी को बनाया गया है एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा, यानी कार्यकारी संकल्प के द्वारा, और आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ के रखा है इन सब चीज़ों को। ऐसी संस्थाओं को एग्जीक्यूटिव बॉडी बोला जाता है, इनको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकते हो। यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड, वित्त से संबंधित जो भी चुनौतियाँ होती हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाती है इस बैठक में। तो यहाँ पे पहला वाक्य लिखा है 2022 में मुंबई में एफएसडीसी की 22वीं बैठक आयोजित की गई। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है बैठक। इसके बारे में ये 2 फैक्ट याद रखें। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी और इसकी जो चेयरमैनशिप है वो फाइनेंस मिनिस्टर करती हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर करती हैं, निर्मला सीतारमन ने की है अभी तो यहाँ पे तीनों सही है, ठीक है। साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उर्दू भाषा के लिए पूछा गया है। उर्दू भाषा में चंद्रभान ख्याल को मिला है। इनकी जो कृति है, इनकी जो क्रिएशन है, ताज़ा हवा की ताबिश है। करंट अफेयर्स याद आ रहा होगा, ये पढ़े हैं हम लोग, ठीक। चलिए 108 देखिए। हाल ही में किस संस्था ने नॉइस, ब्लेस
एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हेडक्वार्टर बताइए जल्दी से। हेडक्वार्टर नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पे है? कैपिटल है कीनिया की। IT पार्क ये लखनऊ में है। लखनऊ, कानपुर गलत मैच है। डिफेंस पार्क कानपुर सही है। ये 4 क्वेश्चन है एक तरह से, ध्यान रखे रहना। थीम पार्क आगरा सही मैच है। इत्र पार्क कन्नौज का इत्र तो वर्ल्ड फेमस है ना। जो गलत था ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। 110 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और इसको उल्टा करके लिख लो। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो ये 36 25 लिखा है। इसी तरह 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर इससे पहले लिखना है 49, 4916 हो जाएगा। ठीक है। 111 देखिए, यदि किसी संख्या में से 4 घटा दें तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? ऑप्शन में दिए हैं 10, 10, 9, 8 और 7। ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप 7 लेके चलिए तो 7 में से पहले 4 घटाइए तो 3 बचा, एक तरफ 7 लिखे रहिए। ठीक है, अब आगे पढ़िए। तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम कीजिए, 1/3 हो गया, से 21 गुना हो जाती है। 21 गुना कर दीजिए। आप 3 से काटेंगे 21 को तो 7 आ जाएगा, तो सेटिस्फाई हो गया आंसर, 7 सही है। नहीं तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे कर लीजिए। एक संख्या मान लीजिए, 4 घटा दीजिए। अब ये बोल रहा है कि एक संख्या 4 घटाते हैं तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम से व्युत्क्रम कर लिया और 21 गुना हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7। ठीक, चलिए 112 कीजिए। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ये आसान पेयर हैं, आपको एक नज़र में समझ में आ जाएगा। 3, 11, 13, 17 प्राइम नंबर हैं, ये सब अभाज्य संख्या हैं। यहाँ पर देख लीजिए 3, 5, 41, 47, 3, 7, 17, 71 सारी प्राइम नंबर्स हैं। जबकि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में देखिए 14 भी है, 18 भी है, तो ये तो भाज्य संख्या हैं, तो यही अलग हो गया सबसे। 113 देखिए, 2000 लिखिए, 2000 के 2/5, इसका 50% का 40% गुणा करते जाओ, उत्तर निकल आएगा। ये 50% है तो 50/100 लिखिए, ये 40% है तो 40/100 लिखिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। नीचे 4 जीरो हैं तो 3 जीरो यहाँ से गया, 1 जीरो यहाँ से काट दिया, ये 5 से ये 5 काट दिया, तो 2 गुणा 40 बचा, है ना। 2 दूनी 4 और 4 गुणा 40 कितना हुआ? 160। डी ऑप्शन। चलिए 114 देखिए, यहाँ पे पूछा है कोई धन 5% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट की दर से कितने वर्षों में डबल हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज। आसान सा क्वेश्चन है। PRT/100 पढ़ते हो ना। P मूलधन होता है, R रेट होता है, T कितने समय में हो रहा है, यही चीज़। मूलधन यहाँ पे P है, फॉर्मूले में P लिखा है तो हमने भी P मान लिया। और ये कह रहे हैं दुगुना हो जाता है कितने समय में, ये नहीं पता। दुगुना हो जाता है यानी 2P हो जाता है। तो ये जो ब्याज बन के ऐड हुई जो वैल्यू, तो ये क्या है? ये मिश्र धन बन गया, है ना। तो यहाँ से ब्याज निकाल सकते हो। ब्याज कितना हो गया? मिश्र धन से मूलधन अगर घटा दोगे तो ब्याज आ जाएगा। ब्याज सीधा सीधा मूलधन के बराबर है, तभी तो जाके दुगनी हुई वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आप P रख दीजिए। ठीक है, P पहले से लिखा हुआ है, रेट यहाँ पे 5% दिया है, T हमें निकालना है और बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, P से P कट गया और ये 5 से 100 काट दीजिए, T बराबर 20 आ गया। समय 20 वर्ष आ गया, 20 वर्षों में डबल हो जाएगी। चलिए 115 देखिए। इन सवालों को करने से पहले ABCD साइड में लिख लिया करो जल्दी से, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। A से C +2 का डिफरेंस दिख रहा है ना। फिर C से E पे पहुँचे तो +2 हो गया। अब यहाँ पे N से K पे जाइए तो आपको पीछे आना पड़ेगा, -3। K से H पे आइए तो -3 करेंगे तो H पे आ जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो सेम लग रहा है। पहले रो में सेम लगा, दूसरे रो में भी सेम लगा,
इसमें भी चेक कर लीजिए, आर में आप 4 जोड़ेंगे तो वी आ जाएगा, आर के बाद STUV, आर के बाद चौथे स्थान पे है ना वी, तो +4 किया, तो वी में आप 4 जोड़ दीजिए तो WX/Z, तो चौथा कौन सा हो जाएगा, Z हो जाएगा, यहाँ पे Z आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह Z आ जाएगा, ये ऑप्शन। चलिए 116 कीजिए। इन सब क्वेश्चन को पहले 5-10 सेकंड अच्छे से ऑब्जर्व किया करो, सिर्फ देखा करो। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप A से R पर जंप ना करा के A से E की तरफ कीजिए, क्योंकि हर दूसरा लेटर सीक्वेंस में लिखा है, लगभग सीक्वेंस में लिखा है, E के बाद I के बाद फिर M, और जबकि ये जो दूसरी सीरीज बन रही ये उल्टी करके लिखी है ना। तो आप A से E पे जाइए, +4 किया, ठीक है, E से फिर I पे आइए, यहाँ पे भी +4 से बना, I से फिर M पे जाइए, यहाँ से भी +4 से कॉम्बिनेशन बन गया। अब यहाँ पे आप दूसरी सीक्वेंस देखेंगे सीरीज, तो R से N पे जाने के लिए -4 करना पड़ेगा, N से J पे जाने के लिए -4, लॉजिक तो यही रहेगा सेम, -4 ही करना पड़ेगा। J से -4 करोगे, यहाँ पे देख लीजिए, J से -4 कीजिए तो यहाँ पे F लेटर आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह F आ जाएगा, डी ऑप्शन सही है। चलिए 117 देखिए, जो लिखा है जितना लिखा है उतना लिखते भी जाइए। A के अंक B से अधिक हैं, ठीक है, लिख लिया, परंतु C से कम है तो हमने C से कम कर दिया। अभी तक सबसे ज़्यादा अंक किसके हैं, C के हैं। आगे पढ़िए, D के अंक E से कम है, अब D और E यहाँ पे अलग कॉम्बिनेशन हो गया। आगे देखिए, आगे पढ़िए, जब हम आगे पढ़ेंगे तो कोई रिलेशन हमें ABC में दिखेगा, तभी तो हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे। B के अंक E से अधिक हैं, अब हमें यहाँ से पता चला B के अंक E से अधिक हैं। अब इस फैक्ट को आप यहाँ पे ऐड कर दो, E और D में क्या रिलेशन था, D के अंक E से कम थे, E से कम थे D के अंक, ठीक है, ये D लिखा है, सॉरी ये D है। तो अब तक हमें क्या पता चला, सबसे ज़्यादा अंक C के हैं, C है ना सबसे बड़ा, तो C ऑप्शन सही हो गया। आसान सा प्रश्न था। 118 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, नंबरों में जंपिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो ना सोचने की ज़रूरत है। डिफरेंस आप देखिए, यहाँ पे नज़दीक नज़दीक में संख्या है, तो आप सिंपल डिफरेंस ले लीजिए। आप यहाँ पे चलिए, 82 में 15 जोड़ेंगे तो ये 97 आ जा रहा, फिर 97 और 114 में कितना फ़र्क है, 17 का फ़र्क है, पहले 15 आया फिर 17 आया। अब यहाँ पे अगर 19 आ जाता है तब तो ठीक है, 114 से 133 में कितना फ़र्क है, 19 का ही फ़र्क है, यानी लॉजिक सही है। तो अब आगे कौन सी संख्या आएगी, +21 करना पड़ेगा, दो का डिफरेंस आ रहा, तो 133 में 21 जोड़ दीजिए तो यही उत्तर हो जाएगा 154, ठीक। चलिए यहाँ पे आप एक एक कॉलम को पकड़ लीजिए, आप यहाँ पे रो को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे आप, कॉलम में 2 संख्याएं छोटी हैं, फिर तीसरी संख्या बड़ी है, यानी यहाँ 2 संख्याओं से तीसरी संख्या बनाने की कोशिश की होगी, है ना। लेकिन आप ऐसे अगर रो वाइज देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल लग रहा, तो बेटर ये है कि आप कॉलम वाइज चलें। अब यहाँ पे देखिए, 5 और 9 से, पहले कॉलम को देखिए, 5 और 9 से 36 बनाना है, कैसे बनाया होगा, 5 का स्क्वायर कर सकते हैं आप, फिर 9 को जोड़ सकते हैं, तो 36 आ रहा है क्या, नहीं आ पा रहा, तो ये गलत है। लेकिन थोड़ा सा और सोच सकते हैं, 25 और 9 होता कितना है, 34, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये +2 हमें अगले कॉलम में भी करना पड़ेगा, सेम लॉजिक, तो साथ साथ है 49, तो ये तो 49 यहीं पे ही हो गया, और यहाँ पे 36 है, यानी ये लॉजिक गलत है, हमें दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे गुणा करके देखिए दोनों का, 5 और 9 का कितना हो गया, 45। अब इसमें से 9 घटाइए, अगर 9 घटा देंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। हम इस लॉजिक को लेके चलते हैं आगे। 7 का गुणा 6 में किया तो ये कितना हो गया, ये 42 हो गया। अगर इसमें से 6 घटा देते हैं और 36 आता है तो ठीक है, 6 घटाया 36 आ गया, यानी करेक्ट है। इसी तरह 9 का गुणा 4 में कीजिए तो ये कितना आया, 36। 36 में कौन सी संख्या घटानी है, नीचे वाली, तो 4 घटा दीजिए तो 32 आ गया, ये 32 आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए 120, उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है।
ये जो हैंडीकैप्ड वाला कॉलेज है ये है कानपुर में। आइए नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एक प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र है। इस नेशनल पार्क का जो एक्सटेंशन है वो बहराइच और लखीमपुर खीरी में है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुधवा नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है, तो काफ़ी हद तक एक नदी है जो इसको कवर करती है, उस नदी का नाम है मोहना। याद रहेगा, मोहना रिवर। प्रोटेक्टेड एरिया से और टाइगर से, क्योंकि दुधवा जो है वो किसके लिए फेमस है? टाइगर्स के लिए। ये जो अधिनियम आया था, एक्ट आया था, वन्यजीव अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। और यहाँ पर टाइगर की बात हो रही है तो प्रोजेक्ट टाइगर भी बता दीजिए जल्दी से। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ये 2 फैक्ट और याद रखा करें। पर्यावरण से संबंधित यहाँ पे 2-3 एक्ट और हैं, उनको भी जाने रहिए। पहला आपने देखा वाइल्ड लाइफ एक्ट देखा आपने 1972। इसके बाद 1980 का कौन था? फॉरेस्ट एक्ट 1980। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और लास्ट 2002 वाला कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ये 4 एक्ट याद रखा करें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 121 में तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज़्यादातर जो पोर्शन है वो लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। अगर लखीमपुर खीरी ही दिखे अकेला तब भी आप लखीमपुर खीरी लगा सकते हैं। 122 देखिए। कर्मा जो नृत्य है ये तो बहुत फेमस है, सोनभद्र का। ये कहाँ का है? सोनभद्र का है। आला के लिए, आला उदल के लिए आप जानते होंगे बुंदेलखंड को, बुंदेलखंड पढ़ते हैं आप, आला उदल की कहानियाँ। देवा शरीफ से आप देवा याद रखें, देवा बाराबंकी, ये सही मैच है। और कजरी, कजरी आसान है क्योंकि आप इतना बार पढ़ चुके हुए हैं, इन सबको रट गया होगा। तो यहाँ पे बताइए कौन सा गलत मैच था? आला बुंदेलखंड, महोबा, महोबा बुंदेलखंड का ही पार्ट है, सही है। बाराबंकी सही है। यहाँ पे जो मथुरा लिखा है कर्मा के सामने, सोनभद्र जबकि, तो गलत यही है जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही मैच है, ठीक। चलिए 123 देखिए। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? कई बार पूछता है पीसीएस। कालिंजर ये बांदा का है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है। अब किला है तो हिस्टोरिकल प्लेस ही होगा, अब आज के आदमी थोड़ी ना किला बनाता है। 124 इम्पोर्टेंट। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये कहाँ पे है? लखनऊ याद रखें। इसकी स्थापना कब हुई थी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जगह का नाम याद रखें बस, लखनऊ। चलिए 125 में मैचिंग कराना है, और ये अलग अलग से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कई बार पूछा है, कानपुर सही मैच है। दूसरा है राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे चमड़े वाली बात हो रही, तो चमड़े से या तो आगरा याद आता है या फिर कानपुर, तो ध्यान रखें ये जो मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये आगरा में, ये भी सही मैच है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कई बार पूछा, ये भी उन्नाव सही मैच है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, लखनऊ, पढ़े हो, लाइन से सब मैच है, 1 2 3 4 हो जाएगा। चलिए 126 देखिए। माघ मेला वर्ल्ड फेमस है ये तो, प्रयागराज। पशु मेला बटेश्वर। देवा मेला देवा शरीफ, देवा शरीफ की मज़ार है वहाँ पे बाराबंकी में, तो ये देवा मेला ऑर्गेनाइज होता है बाराबंकी में, सही है। झूला मेला ये झांसी में नहीं होता है। झूला से तो वैसे भी लिंक लगा सकते हो भगवान कृष्ण जी से, वृंदावन का है, ठीक है, वृंदावन। गलत है बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ है? इस मेले को हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, आयोजन किया जाता है इसका, और ये शुरुआत की गई थी इस आयोजन की, इस मेले की 2020 से, ठीक है, 2020 से। चलिए 128।
उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मैंने आपको एक पिक्टोरियल वीडियो बनाया था यूपी के मैप पे। खैर आप लोगों ने देखा नहीं, अलग बात है, बट उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाती है अगर देखा होता। सोनभद्र कौन कौन से स्टेट को टच करता है? ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो आपको बिहार दिख जाएगा, है ना, बिहार से टच करता है। झारखंड से भी टच करता है। साउथ की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, और थोड़ा सा वेस्ट में एमपी से टच करता है। 4 स्टेट हो गए यहाँ पे। सोनभद्र 4 स्टेट से, जो कि सबसे ज़्यादा हैं बाकी बाकी जनपद के अपेक्षा। सोनभद्र सही आंसर है। चलिए 129, भारत की पवित्र नदी गंगा उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जनपदों से होकर प्रभावित होती है? इसको हम लोगों ने करंट अफेयर्स में कवर किया था, ध्यान आ रहा? जब हम लोगों ने गंगा ग्राम योजना के बारे में पढ़ा था तब इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो उत्तर प्रदेश के जनपद हैं, गंगा नदी बहती है 28 जनपदों से, 28 ज़िलों से। ये 28 आपको एग्जैक्ट याद रखना है। अभी कौन कौन से हैं ये सब नहीं पूछा जा रहा है। अगर कठिन क्वेश्चन बनाना होगा पीसीएस को तो वो ये पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि कहाँ से गंगा नहीं बहती है। तो ये तो मैपिंग से हो पाएगा। चलिए 130 देखिए, उत्तर प्रदेश की कौन सी एक झील को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया है? सरसई नावर झील। सरसई कहाँ पे है? इटावा में। और इसी झील में बहुत बड़ी संख्या में क्या रहते हैं? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है सारस, जिसे क्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। राधाकुंड झील, मथुरा, समन पक्षी, मैनपुरी। और समसपुर पक्षी, ये बिहार झील कहाँ पे है? ये रायबरेली की है। अच्छा चलिए बताइए, रामसर स्थल कितने हैं? रामसर साइट्स कितनी हैं यूपी से? कमेंट करके बताना। और ये सब उन्हीं में से है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। ठीक, चलिए 131 है, विंध्य क्षेत्र में पाए जाने वाली मृदा का स्थानीय नाम क्या है? विंध्य क्षेत्र की जो सॉइल है उसको भोंटा बोला जाता है। सी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो लोकल नेम है मिट्टियों के, इनके नाम जाने रहिए। ये जो पडुआ लिखा हुआ है, पडुआ ये रेड सॉइल होती है, रेड सॉइल। ये लोकल नाम है रेड सॉइल का, लेकिन ये रेड सॉइल है कहाँ की? बुंदेलखंड की। ठीक है, रेतीली मिट्टी होती है। ये जो ऊपर हार लिखा है ये लोकल नेम है बांगर मिट्टी का, और ये जो काप लिखा है ये एलुवियल सॉइल का लोकल नेम है। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। मथुरा में सबसे कम। चलिए 133, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर। ये तो आसान आसान से क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं। पूर्वी यमुना नहर। नेक्स्ट है 134, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जस्टिस बिशंबर दयाल। ये पहले लोकायुक्त थे उत्तर प्रदेश के, और जो अभी वर्तमान में है उनका नाम है जस्टिस संजय मिश्रा। ये जो लिखा है पहले ऑप्शन में ये वर्तमान है। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा सही, बिशंबर दयाल कहीं भी नहीं लिखा है। 135 है, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना। रटे होंगे ये सब फैक्ट आपको, 1992। चलिए 136 देखिए, कहाँ गया? इधर है। 136 में है, यहाँ पे सम्मिलित कराना है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, बिल्कुल करेक्ट मैच है, झांसी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। HAL लखनऊ में है। अगर आप लोग लखनऊ से फैजाबाद रोड पर जाएंगे तो आपको रास्ते में मिलेगा ये HAL। ठीक है, कानपुर गलत है, ये लखनऊ है। तेल शोधक कारखाना, उत्तर प्रदेश की ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? आगरा में तो नहीं है, ये तो मथुरा में है। ये भी गलत है। मॉडर्न बेकरीज वाला आइटम भाई कानपुर में, कानपुर। तो बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ए सही है। ठीक है, सही पूछा था। 137, नया सवेरा योजना का किससे संबंध है? नया सवेरा स्कीम है श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने से। लेबर फोर्स, चाइल्ड लेबर फोर्स। ठीक है, बी ऑप्शन। 138 देखिए, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। पक्षी से एक पक्षी साइंटिस्ट का नाम याद आ रहा, नाम बताएंगे? बड़े फेमस साइंटिस्ट रहे हैं पक्षी साइंटिस्ट, सलीम अली, वैज्ञानिक सलीम अली। ये केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है बरेली में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन पे,
सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे है? बताएंगे? चलिए बता देते हैं, गोवा में है। ये एक तरह से मैंग्रोव हैबिटाट है, मैंग्रोव हैबिटाट। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 139 में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है? रामपुर, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। 140 उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम के सीमित भंडार? यूरेनियम के रिजर्व, ललितपुर देख के ही आप मार दोगे, है ना? ललितपुर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 1 हो गया जीएस वर्ल्ड का। हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट 1 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो प्लेलिस्ट विजिट करते रहिएगा तो स्किप नहीं होगा। चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली वीडियो में।